हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने टारगेट किया है कि जो भी हमारा कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। अगर बात करेंगे यहां पर हम इस सीरीज में अभी फिलहाल यूनिट नंबर 6 या फिर मोस्ट प्रिसाइजली बात करें तो इकोनॉमी वाला जो हमारा पोर्शन है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की ये हमारी 5वीं क्लास है। इसके पहले की जो भी क्लासेस हैं, ठीक है ना, वो आपको राव एकेडमी भोपाल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट बनी है। अगर आपने अभी कुछ जो भी पुरानी क्लासेस हैं उनको अभी तक नहीं देखा है तो राव एकेडमी भोपाल के यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है, वहां पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है आप सभी लोगों के लिए, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस टेस्ट सीरीज को आपको सभी को ज्वाइन करना है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, घर बैठे भी आप इस नंबर पर कॉल करके 8319618002 इस नंबर पर कॉल करके आप खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चन को कवर किया गया है, साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी है और सी सेट के भी अलग से पेपर है। तो मात्र 99 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है ना, बिना विलंब के हुए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। देखिए, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच भी चल रहे हैं, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन अभी फिलहाल चल रही है वो ये है कि राव एकेडमी भोपाल का जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो इस बार कोड का उपयोग करके या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल सर्च करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, वो इसी एप्लीकेशन पर होंगी। ठीक है ना, जैसे हमारी जो भी क्लासेज हैं, जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, जो मॉक टेस्ट होंगे, डेली क्विजेज होंगे, करंट इवेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, वो सब कुछ यहाँ पर इसी एप्लीकेशन पर होने वाला है। ठीक है ना। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी भोपाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या फिर अनाउंसमेंट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर दो कथन लिखे हुए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रनिंग ऑफ द गोडाउन्स फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर 1 है। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है ना, कौन कौन से कथन सही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर अगर बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1957। और इसका काम क्या होता है कि देश में वेयर हाउस बनाना या गोडाउन्स बनाना। अब गोडाउन्स हम किस लिए बनाते हैं कि जो भी हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स का, अनाज का, उसे स्टोर करना। ठीक है ना। और वही फूड बाद में कहां पर काम में आता है? पीडीएस या फिर इसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बातें क्लियर है क्या? तो यहां पर दोनों ही कथन सही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज द एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कि जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, वो कौन सी एजेंसी जारी करती है?
विच इंटरनेशनल एजेंसी पब्लिश्ड या पब्लिशेस द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन सी एजेंसी है जो पब्लिश करती है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी है आईएमएफ, ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यूटीओ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यूएनसीटीएडी। अंक टैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, अंक टैड बोलते हैं। आपको बताना है कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है अंकटैड। अंकटैड इंपॉर्टेंट है। अंकटैड, देखिए अंकटैड के बारे में अगर बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, आप बताएंगे सर स्थापना हुई 1964। अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हेडक्वार्टर कहां पर है, लिखेंगे जेनेवा। जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड, इंपॉर्टेंट है। और जो विश्व निवेश रिपोर्ट है अंकटैड के द्वारा ही पब्लिश की जाती है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। और अंकटैड की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे सर 1964। फुल फॉर्म की बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इज बेस्ड ऑन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सभी लोग चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आईएमएफ, ऑप्शन नंबर बी है आईबीआरडी, ऑप्शन नंबर सी है मीगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आईडीए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सही करने वाले लोग तो तुरंत ही सही करके आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आईएमएफ। देखिए आपको भी पता है 1944 7 जुलाई 1944 की बात है, ब्रेटन वुड नाम की जगह पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, और उसी कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ निकल के आए, इनकी स्थापना हुई, ठीक है ना। तो इसीलिए हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या बोलते हैं, ट्विंस, ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड, ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स। वो कौन कौन से हैं आप बताएंगे सर, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट फॉर्म सबका पता होना चाहिए आपको, आईएमएफ, ठीक है ना। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में आपको याद रखना है 5 एजेंसीज के नाम, मतलब वर्ल्ड बैंक में 5 एजेंसीज शामिल की गई। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे प्रमुख है आईबीआरडी, आईबीआरडी फुल फॉर्म लिखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है आईबीआरडी। दूसरा लिखेंगे आईडीए, सबका अपना अलग अलग काम है, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एजेंसी। आगे लिखेंगे मीगा, MIGA, मीगा मतलब होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे मीगा। फिर आगे लिखेंगे IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कारपोरेशन,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और सबसे लास्ट में लिखेंगे ICSID। ICSID इसका फुल फॉर्म लिखेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्या बातें क्लियर है? अब जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है, IBRD का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड बैंक की तरह, जैसे वर्ल्ड बैंक आपको भी पता है कि जो भी डेवलपिंग नेशन है उनको लोन या क्रेडिट देने का काम करता है, तो वो किसका काम है? IBRD। अगर बात करेंगे IDA की खास बात आप सभी लोग नोट करेंगे, IDA हमेशा पुअर कंट्रीज को लोन करता है, क्रेडिट करता है, जो भी बहुत गरीब देश हैं। अनडेवलप्ड नेशन को कौन क्रेडिट करेगा, कौन फंड अवेलेबल करवाएगा? बताएंगे सर IDA। अगर बात करेंगे मीगा, आपको भी पता है कि FDI क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब विदेश के लोग मान के चलिए भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी एजेंसी है? मीगा, FDI को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर बात करेंगे फाइनेंस के लिए से रिलेटेड कोई इशू है, उसके लिए कौन सा एजेंसी है? आप बताएंगे सर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उसके लिए कौन सी एजेंसी है? ICSID। तो ये 5 ही चीजें हैं जो वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन बोले जाते हैं या वर्ल्ड बैंक की हिस्सा बोला जाता है, ठीक है ना। इन 5 को मिला के ही हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। क्या बातें क्लियर है? इन 5 को ही मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। तो आप बोल सकते हैं सर वर्ल्ड बैंक में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज हैं? 5। कितनी है? 5। ये सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चीजों का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज क्रिसिल? क्रिसिल क्या है? एक बैंक है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक डिपॉजिटरी है, या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? क्रिसिल है क्या? व्हाट इज क्रिसिल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। व्हाट इज क्रिसिल? क्रिसिल, चलिए देखिए, जो क्रिसिल है बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो क्रिसिल है एक क्रेडिट एजेंसी है, एक क्रेडिट एजेंसी है। हर किसी का एक सिविल स्कोर होता है ना, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जिसे बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी स्कोर बोलते हैं। तो एक क्रेडिट एजेंसी है क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या बातें क्लियर है? तो क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? लिखेंगे 1987। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। क्या बातें क्लियर है? सभी लोग नोट करेंगे। तो क्रिसिल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जो इंडिविजुअल या सिटीजन्स की क्रेडिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन या कितनी क्रेडिट रेटिंग है उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। आपका सिविल स्कोर कुल मिलाकर अगर सीधे शब्दों में बोले तो सिविल स्कोर, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? 1987। हेडक्वार्टर मुंबई। बातें क्लियर है क्या सभी को? सभी लोग चीजों को नोट करते चलेंगे साथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? WTO का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। आपको बताना है WTO का मुख्यालय कहां पर है।
WTO का मुख्यालय कहां पर है? WTO का मुख्यालय कहां पर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहां पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। और वो ट्रिक 99.99% केसेस में सही है, कुछ एक्सेप्शंस है, आगे की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। देखिए एक ट्रिक ये है, आप लोग लिख लेंगे, वो ट्रिक ही है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है वर्ल्ड, और फिर यहां पर खाली स्थान है, बाद में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमेशा हेडक्वार्टर कहां पर आपको मिलेगा? जेनेवा। कहां पर मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्या बातें क्लियर है? अब देखिए इस ट्रिक का एक ही एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, एक ही एक्सेप्शन है, और वो है मैरीन टाइम। अगर यहां पर पूछा जाता वर्ल्ड मैरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है, आप बताएंगे सर दिस इज बेस्ड इन लंदन। हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में। बाकी सभी जो इस फॉर्मेट में आएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड, ठीक है ना, तो अगर वर्ल्ड और खालिस्तान कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कहां पर होगा, आप बताएंगे सर जेनेवा में। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? इसका एक्सेप्शन है वर्ल्ड मैरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है लंदन में। हाँ, दूसरी बात, WTO के बारे में अगर बात करें, WTO की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे सर 1 जनवरी 1995। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। WTO के पहले WTO ने किसकी जगह ले ली, तो आप बताएंगे सर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटीज, उसे बोलते हैं GATT। और GATT की जो स्थापना है वो 1948 में मानी जाती है। तो 1948 में जो GATT एक एग्रीमेंट था, उसकी जगह पर 1 जनवरी 1995 से WTO का गठन किया गया, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, ठीक है ना। चलिए देखिए, WTO का जो मुख्य काम है ना, वो विश्व में जितने भी देश हैं उनका जो ट्रेड है उसे प्रमोट करना, इंपोर्ट प्रमोट करना, एक्सपोर्ट प्रमोट करना, वो किसका काम है? WTO का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लेंडिंग एजेंसी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द, आपको भी पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, IDA। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किसके अंडर में काम करता है? ऑप्शन नंबर ए है IBRD, ऑप्शन नंबर बी है IFAD, ऑप्शन नंबर सी है UNDP, या फिर ऑप्शन नंबर डी है UNIDO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले। सभी लोग आंसर करेंगे कि जो IDA है वो किसके अंदर या किसके अंतर्गत काम करता है, कौन सी एजेंसी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आंसर सभी को करना है, ठीक है ना। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IBRD। अब देखिए कई बार ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक ना देके IBRD वो आपसे पूछेगा, तो वर्ल्ड बैंक और IBRD लगभग सेम है, लगभग क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IBRD। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक में 5 एजेंसीज हैं, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? IBRD है, IDA है, IFC है, मीगा है, ठीक है ना, और ICSID है। बातें क्लियर है क्या? अब बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, IFAD, UNDP और UNIDO, ठीक है ना। बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, लिखेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्थापना कब हुई थी? 1977। और हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम। रोम कहां पर है? इटली। क्या बातें क्लियर है? ये सभी चीजें, ये अकेले क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि IFAD का फुल फॉर्म क्या है, IFAD का हेडक्वार्टर कहां पर है, IFAD की स्थापना कब हुई। तो इन सभी तरीके के क्वेश्चन के लिए हम प्रिपेयर हैं, ठीक है ना। चलिए
आगे लिखेंगे यूएनडीपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965। कब हुई थी? 1965। और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। फुल फॉर्म लिख लेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के बारे में खास बात यह है कि जो एचडीआई है ना, जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो यूएनडीपी ही पब्लिश करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूनिडो का फुल फॉर्म लिखेंगे, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की ये जो क्लास है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और हेडक्वार्टर लिखेंगे कहां पर है? वियना, वियना ऑस्ट्रिया। क्या बातें क्लियर है? वियना देश है, ऑस्ट्रिया कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, यूनेडो की जो स्थापना है वो लिख सकते हैं 1966। कब हुई थी? 1966। जो भी एडिशनल जानकारी मैं आपको बता रहा हूं वो आप नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए एमपीपीएससी एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आईएफएडी इंपॉर्टेंट है, स्थापना कब हुई? फिर से देखेंगे 1977। और हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में। फुल फॉर्म इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर यूएनडीपी की बात करेंगे तो 1965। और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। यूएनआईडीओ, यूनिडो, 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो जो एब्रीविएशन है ना उसकी जगह पर उनका फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगा। यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। और ये बना कब? 1966। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दुनिया भर में अगर विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करेंगे तो कौन पब्लिश करेगा? अंकटेड, UNCTAD, अंकटेड। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड विद दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है ना वो किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है IMF, ऑप्शन नंबर बी है WTO, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। आपको बताना है कि जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है, ठीक है ना, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी WTO। ध्यान से लिखेंगे, जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है, ठीक है, कतर दोहा में कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2001 में। इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्फ्रेंस थी किसकी? WTO के जो भी मेंबर देश हैं या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसमें केवल एक चीज बात की गई कि जो देश हैं WTO के मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में ड्यूटी फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिले, ड्यूटी फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिले। बात समझ में आ रही क्या? ड्यूटी फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिले, इसी के लिए दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जाना जाता है। किससे संबंधित है? आप बताएंगे सर WTO। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज ऑफर्ड द कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री। अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में बताया था, दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं या अविकसित देश हैं, जहां विकास बहुत कम है, बहुत पिछड़े देश हैं, उनको क्रेडिट करना, उनको लोन देना, उनके लिए फंड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, ये किस इंटरनेशनल एजेंसी का काम है? ऑप्शन नंबर ए है
IFC, ऑप्शन नंबर बी है IDA, ऑप्शन नंबर सी है IMF, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना। देखिए अगर कुछ ना समझ में आए ना तो आंसर तो वर्ल्ड बैंक ही लगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गन है, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जिससे मिलके वर्ल्ड बैंक बना है, तो वो तो ठीक ही है, पर एक स्पेशल एजेंसी ही बनाई गई है पुअरेस्ट कंट्रीज की क्रेडिट सिस्टम के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। दुनिया में जितने भी गरीब देश हैं जिनके पास या बोल सकते हैं सोर्सेज की बहुत कमी है, डेवलपमेंट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट या विकास के लिए जो क्रेडिट है या बोल सकते हैं जो फंड है वो कौन प्रोवाइड करते हैं? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बातें क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब देखिए जो IMF है ना, IMF का प्रमुख जो काम है ना, कोई भी देश है अगर उसमें भुगतान संतुलन की समस्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है, उस कंडीशन में IMF का ही रोल है। और वर्ल्ड बैंक किसके लिए? कोई भी डेवलपमेंट है, डेवलपिंग नेशन है या फिर अनडेवलप्ड है या पुअरेस्ट नेशन है, तो उसके लिए क्रेडिट या लोन की व्यवस्था करना किसका काम है? वर्ल्ड बैंक का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट बोरोवर ऑफ द फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? देखिए जब IMF बना, आपको भी पता है कब बना? 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। तो IMF से लोन लेने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है USA, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंडिया। सभी लोग आंसर करेंगे। आपको बताना है IMF से लोन लेने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने USA लगाया होगा, बट IMF से लोन लेने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। कौन सा देश है? फ्रांस। और कब लिया था? 1947। 1947। ठीक है ना। आपको भी पता है कि जो IMF है वहां से पैसे किस बेसिस पर मिलते हैं? आप बताएंगे सर SDR के आधार पर। SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या बातें क्लियर है? SDR, हर एक देश का अपना एक अलग SDR होता है। बेसिकली दिस इज द अकाउंट इन द IMF। आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है उसी को बोलते हैं SDR। ठीक है ना। तो सबसे पहली बार किस देश ने लोन लिया था, किस देश ने क्रेडिट लिया था? आप बताएंगे सर फ्रांस, 1947। फैक्चुअल क्वेश्चन था, कुछ समझने जैसा था नहीं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट अमंग द एशियन कंट्रीज? अगर बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की, तो आपको ऐसे देश का नाम बताना है जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी चाइना। आपको बताना है कि कौन सा एशियाई देश है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट या निर्यात किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चाइना। क्यों? क्योंकि अगर बात करेंगे चाइना में, तो चाइना लगभग जीडीपी का 27% एक्सपोर्ट करता है। चाइना एक्सपोर्ट 27% ऑफ इट्स जीडीपी। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया इज एट सेकंड पोजीशन, और इंडिया में जो एक्सपोर्ट है वो 24% ऑफ जीडीपी है। तो दूसरे नंबर पर भारत है। बातें क्लियर है क्या? चलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं। एशियन देशों में भारत अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। अपनी जीडीपी का लगभग 24% भारत क्या करता है? निर्यात करता है। ठीक है। चीजों को नोट करते चलेंगे, कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे भी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए उसके पहले ये नोटिफिकेशन है राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके घर बैठे ही खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये नंबर है 8319618002। इस नंबर पर कॉल करें। देखिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी है और साथ में सी सेट के भी पेपर हैं। मतलब आपको मात्र 99 रुपए में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ठीक है ना। चलिए तो बिना विलंब किए बिना कुछ सोचे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा मदद होगी आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। ये हमारे टारगेटेड बैच है, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसी भी टारगेटेड बैच को भी ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। मान के चलिए अभी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ठीक है, 3 साल वाला जो भी फाउंडेशन कोर्स है, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। या फिर आप 1 ईयर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं 1 ईयर के लिए भी कोर्सेज हैं जिसे बोलते हैं संपूर्ण, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। या फिर बहुत लोग हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, मेंस की तो तैयारी है उनकी, प्रीलिम्स नहीं हो रहा, प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। बहुत लोग हैं प्रीलिम्स तो हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, तो उसके लिए मेंस टारगेटेड बैच है। तो कुल मिला के राव अकेडमी भोपाल एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर टारगेटेड बैच शुरू है। किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इस बार कोड का उपयोग करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव अकेडमी भोपाल आपको टाइप करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, डेली क्विजेज होंगे, वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पर होने वाला है। ठीक है ना। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम। यहां पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी भोपाल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हैं, जो भी अनाउंसमेंट है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर वापस आते हैं अपनी क्लास में और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वहां पर क्या था, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यहां पर क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ठीक है ना, किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है WTO, ऑप्शन नंबर बी है यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की तो इसे कौन पब्लिश करता है, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करेंगे स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है क्या? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना है वो 1971 में हुई। और अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो एक जगह है कोलोग्नी या कॉलोनी बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन में कई बार आपसे जेनेवा भी पूछेगा, वो भी सही है, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में कोलोग्नी पूछे, स्विट्जरलैंड पूछे या जेनेवा पूछे, तीनों ही सही है, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करती है। यहां पर एक और भी है इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और मैंने आपको बताया भी नहीं। यूरोपीय यूनियन, ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन, स्थापना कब हुई थी? 1991। कब हुई थी? 1991। और हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर? ये यूरोपीय यूनियन वो देश हैं जो अपनी करेंसी को यूरो मानते हैं। मतलब यूरोप के जो देश हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट के जो देश हैं, उनका अपना अलग से ही एक यूनियन बना लिया और सभी देशों की एक कॉमन करेंसी है यूरो। यूरोपीय यूरो बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, एक देश है ना ब्रुसेल्स। कहां पर है ब्रुसेल्स? बेल्जियम। कहां पर है? बेल्जियम में। इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें भी नोट करते चलेंगे। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? अच्छा 1993 है, थोड़ा सा यहां पर चेंज करेंगे,
थोड़ा सा चेंज, 1993। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1971। और इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट है, विश्व प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। और अगर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो वो कौन करेगा? अंकटेड। कौन करेगा? अंकटेड। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड, ट्रिप्स एग्रीमेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, ठीक है ना। दुनिया में ट्रिप्स एक समझौता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उससे रिलेटेड ट्रिप्स एक समझौता है। तो आपको बताना है कि जो ट्रिप्स है उसे कौन एडमिनिस्टर करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंकटेड, ऑप्शन नंबर बी है यूएनओ, ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यूटीओ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड बैंक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड ट्रिप्स एक समझौता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूटीओ, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी आपने रिसर्च की, कोई भी आपने इन्वेंशन किया, तो आपको क्या मिलता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है ना। तो इसे कौन एडमिनिस्टर करता है? डब्ल्यूटीओ। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो समझौता है ट्रिप्स, उसका एडमिनिस्ट्रेशन या उसका कंट्रोल या उसका रेगुलेशन किसके पास होता है? आप बताएंगे सर डब्ल्यूटीओ, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस पब्लिशेस द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है, आपको बताना है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आईएमएफ, ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी है आरबीआई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंकटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, देखिए मैंने आपको तीनों ही जो रिपोर्ट बताई है ना, वो काफी कंफ्यूजिंग है। एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो कॉम्पिटिटिवनेस की बात करती है, और जो तीसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये तीनों ही कंफ्यूजिंग है और तीनों ही एग्जाम में पूछे जाने लायक है। आपको बताना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो किस इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा पब्लिश की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आईएमएफ, ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी है आरबीआई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंकटेड। आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आईएमएफ, ठीक है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ के द्वारा पब्लिश की जाती है। इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ऑफ द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में बाह्य वाणिज्यिक उधार का मान्यता प्राप्त ऋणदाता है? सबसे पहले तो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक्सटर्नल बोरोइंग, वो भी जो ऑथोराइज हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग जो भी ऑथराइज्ड हैं, इनमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो एक्सटर्नल बोरोइंग होती है या फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, उनमें से देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, बिल्कुल है, आईएमएफ है, बिल्कुल है, आईएफसी है, बिल्कुल सही है, आईडीए है, बिल्कुल सही है, या फिर किसी देश का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है सॉरी, जहां पर आप अपनी सिक्योरिटीज रखते हैं, अपने एसेट्स रखते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कोई भी एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, कोई भी ऐसा एजेंसी है जो एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट करती है, ठीक है। जैसे अपने यहां पर एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, सुना होगा आप लोगों ने, एक्सिम बैंक सुना है कि नहीं सुना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो कोई भी कंपनी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रही है ना, उसे फंडिंग या उसे क्रेडिट करने का काम किसका है? एक्सिम बैंक का।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको भी पता है 1966 मनीला, ठीक है ना, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट 1966 में बना था। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये सभी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के क्या है, ऑथराइज्ड लेंडर हैं, ठीक है ना, सभी लोग नोट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एसडीआर इज अवेलेबल एट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर होता है कहां पर उपलब्ध होता है। और मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि एसडीआर क्या कहलाता है, ठीक है ना। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहां पर अवेलेबल होते हैं। ये जो अधिकार है विशेष आहरण अधिकार, ये किस इंटरनेशनल एजेंसी में आपको उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आईबीआरडी। देखिए आईबीआरडी जहां पर भी हो ना, उसे ऐसे समझना है दिस इज अ वर्ल्ड बैंक, अपनी सुविधा के लिए दिस इज वर्ल्ड बैंक। कई बार वो आपको भटकाने के लिए वर्ल्ड बैंक की जगह आईबीआरडी यूज करेंगे, तो वहां पर आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आईएमएफ, ऑप्शन नंबर सी है आईडीए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ओईसीडी। और इसी तरह से एक मिलता जुलता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है ना। तो बताना भैया एसडीआर कहां पर उपलब्ध है, आपका आंसर होना चाहिए सर ऑप्शन नंबर बी आईएमएफ। देखिए जो एसडीआर है ना, आपका एक तरह का क्या है, अकाउंट है, कहां पर, आईएमएफ में। और एसडीआर मतलब होता है उस अकाउंट की कितनी क्रेडिबिलिटी है या कितनी क्रेडिट लिमिट है। जितना आपका एसडीआर होगा उतना ही आप लोन ले सकते हैं आईएमएफ से। बातें क्लियर है क्या। अगर बात करेंगे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है या एसडीआर है वो कितना है, 2.75%। कितना है, 2.75% है जीडीपी का। तो ये एसडीआर है इंडिया का। इसी एसडीआर को हम क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड। क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड। हर एक देश का अपना अपना एसडीआर होता है। याद रखेंगे जो एसडीआर है वो 5 तरह की करेंसी को वैलिडेट करता है। कौन कौन सी है, सबसे पहले तो यूएस डॉलर, फिर लिखेंगे जापानीज येन, फिर लिखेंगे रेनमिनबी, ये चाइना की है, फिर लिखेंगे स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है ना, फिर लिखेंगे यूरो। तो ये 5 करेंसी है जिनमें एसडीआर इशू किया जाता है। क्या बातें क्लियर है। आपसे कोई पूछेगा जो एसडीआर है वो कितनी करेंसी में अवेलेबल है, आपका आंसर होगा सर 5। कौन कौन सी है, सबसे पहले लिखेंगे यूएस डॉलर, फिर जापानीज येन, फिर है रेनमिनबी, फिर लिखेंगे पाउंड स्टर्लिंग और फिर यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो एसडीआर कहां पर अवेलेबल होता है, आप बताएंगे सर एसडीआर आईएमएफ में आपका एक अधिकार है। हाँ याद रखेंगे ये एक तरह का मौलिक अधिकार नहीं है कि आपके पास एसडीआर है तो आपको लोन मिल ही जाएगा, वो आईएमएफ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऐसा यहां पर बाउंडेशन नहीं है आईएमएफ के पास। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिला बहुत इंपॉर्टेंट है। मिला एक टर्म है, इज अ स्टॉक एक्सचेंज नॉट इन्वॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए जो मिला है एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, जैसे अपने यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसी तरीके से मिला एक स्टॉक एक्सचेंज है। आपको बताना है मिला में कौन सा देश शामिल नहीं है, मिला में कौन सा देश शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिला में कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है ना, चिली, पेरू, कोलंबिया या फिर क्यूबा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। आइए समझते हैं। देखिए जो मिला है MILA, इसका फुल फॉर्म है, लिखेंगे मर्केडो। M का मतलब होता है मर्केडो, I का मतलब इंटीग्रेडो, L का मतलब होता है लैटिनो और A का मतलब होता है अमेरिकन, लैटिनो अमेरिकन।
ठीक है। तो बेसिकली इसमें 4 देश शामिल हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। सबसे पहले चिली शामिल है, पेरू है, कोलंबिया है और एक और देश है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। तो इन 4 देशों ने मिलकर अपना एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज बनाया है और उसका नाम है मिला, ठीक है ना। मिला का फुल फॉर्म मर्केडो इंटीग्रेडो लैटिनो अमेरिकन। ये नाम भले ही याद ना हो, बस ये 4 देश आपको याद रखना है, चिली, पेरू, कोलंबिया और मैक्सिको, ठीक है। चलिए, जिसमें से देख सकते हैं जो चिली है, पेरू है और कोलंबिया है, ये साउथ अमेरिका में है। मैक्सिको कहां पर है? मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे मीगा बोलते हैं, इज अ पार्ट ऑफ, आपको भी पता है मीगा किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है? मीगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मीगा है उसका प्रमुख काम क्या है? एफडीआई को प्रोटेक्ट करना या एफडीआई को सिक्योर करना, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक आपको ही पता है 5 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए, तीसरा है आईएफसी, चौथा है मीगा और 5वां है आईसीएसआईडी, ठीक है ना। क्लास के शुरू में ही मैंने आपको इसीलिए डिटेल से बता दिया था। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक तरफ लिखा हुआ है एजेंसी, एक तरफ लिखा हुआ सूची 1 में एजेंसी और सूची 2 में है उनका काम, उनका फंक्शन। अकॉर्डिंगली आपको सही जोड़ी मिलाना है। आराम से टाइम लीजिए, आराम से पढ़िए और सही जोड़ी आपको मिलाना है, ठीक है ना। आंसर सभी को करना है। चलिए, आंसर सभी को करना है। अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आपको आंसर करना है। डब्ल्यूटीओ है, आईडीए है, आईएमएफ है और आईबीआरडी है। चलिए आइए कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले देखेंगे डब्ल्यूटीओ। तो यहां पर देखेंगे ट्रेड से रिलेटेड ऑप्शन नंबर 2 है। तो डब्ल्यूटीओ का जो प्रमुख काम है, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन बॉडी, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट का नेगोशिएशन, रिड्रेसल कहां पर होता है? डब्ल्यूटीओ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 2 आईडीए। मैंने आपको बताया था कि जो आईडीए है वो हमेशा जो गरीब देश हैं, अविकसित देश हैं, उनमें विकास के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराना, फंड की उपलब्धता करना, ठीक है ना, वो किसका काम होता है? आईडीए। और आईडीए ने अगर लोन दिया है तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन मतलब वापस दो या ना दो, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ग्रांट्स, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट लोन। तो आईडीए सैंक्शन ऑफ द सॉफ्ट लोन। बी इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 3। आईएमएफ की बात करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था आईएमएफ का जो सबसे बड़ा काम होता है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों की क्या करता है? मदद करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 1। सी इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 1। और आईबीआरडी का पूरा काम क्या होता है? फुल फॉर्म से ही आप लोग बता सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 4। तो 2, 3, 1 और 4 देखेंगे। 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2, 3, 1 और 4। कोई दिक्कत? इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इवन पूछे भी गए हैं। एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ लिस्ट। हाँ, यहां पर मान के चलिए अगर यहां पर फंक्शन की जगह आपसे पूछ लेता ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यहां पर सन लिखे होते हैं, ईयर लिखा होता है कि कब कौन सी एजेंसी बनी है, तो वो चीज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए सर जो आईएमएफ है वो 1944 में बना, डब्ल्यूटीओ 1995 1995 में बना, आईबीआरडी 1944 में बना।
तो इतनी सारी चीजें अगर अगर सही जोड़ी मिलाने में 2 या 3 आपसे बन गई, मिनिमम 2 अगर बन गया, तो कई बार यहां से आप जज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अभी अभी मैंने आपको आंसर ही बताया। द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स, पेपर गोल्ड का मतलब क्या होता है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ द IMF, स्पेशल एकोमोडेशन फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक, करेंसी स्टिल ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये पेपर गोल्ड का मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको आंसर बताया, और इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, SDR ऑफ द IMF। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहां पर विशेष आहरण अधिकार है, जिसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसी को बोलते हैं पेपर गोल्ड, ठीक है। हर एक देश का अपना अलग अलग होता है, हर एक देश का अपना अलग अलग SDR होता है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन, एनुअल जो रिपोर्ट है वो किसका काम है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको बताना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा? वर्ल्ड बैंक। यहां पर UNDP आप नहीं लगाइएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं स्टार लगा रहा हूं। UNDP आप आंसर नहीं करेंगे। दुनिया में अगर विश्व विकास की बात करेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा? वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल बहुत ही अच्छा सा है। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है, ठीक है ना। एक तरफ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एक तरफ क्या है? अवधारणा है, और दूसरी तरफ उस अवधारणा को किसने दिया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से टाइम लीजिए फिर आप आंसर करिए। ठीक है ना, आंसर सभी को करना है, गलत हो सही हो वो अलग बात है। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर बात करेंगे पावर्टी, पहले जो आप समझ सकते हैं, जैसे पावर्टी से रिलेटेड आपको भी पता है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी पावर्टी से संबंधित, या पावर्टी मेजरमेंट से संबंधित, गरीबी निर्धारण से संबंधित। तो सबसे पहले हमने बी को किससे पेयर किया? 4, जो सबसे इजी ऑप्शंस। फिर अगर बात करेंगे लेसेस फेयर, इसी को बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या इसी को बोलते हैं लेसेस फेयर फ्री मार्केट। क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट। और इसकी अवधारणा आपको भी पता है, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन की थ्योरी एडम स्मिथ, और पेयर्ड विथ 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 2। अब इंडस्ट्रियल रिसर्च रिजर्व आर्मी और लो इनकम की बात करते हैं। देखिए लो इनकम की बात करते हैं। लो इनकम की जो थ्योरी है वो नेल्सन साहब ने दिया था, ठीक है ना, थर्ड। और अगर फोर्थ की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म की थ्योरी के लिए जाने जाते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। तो देख सकते हैं 3, 4, 2 और 1, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा आप 4 के चारों ऑप्शन सही कर पाओ,
लेकिन अगर आप दो भी कर पा रहे हो, जैसे मान के चलिए पॉवर्टी और लेसेस फेयर है, तो उससे अगर हम देखेंगे तो बी में 4 नंबर और लेसेस फेयर में दूसरा नंबर, तो यहां से भी बन सकता है 4 2 और कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तो कई बार हमारे जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी सही होते हैं और इस तरीके से आपको अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़े उसके पहले फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमबीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है और ये मात्र आपको 99 रुपए पर मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इतने कम पैसों में और इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज अभी भी है। आप अगर अभी तक इसके लिए एनरोल नहीं किए हैं तो इस दिए गए नंबर पर 8319618002 इस नंबर पर कॉल करके खुद को घर बैठे ही रजिस्टर कर सकते हैं, यहां पर आने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज इसलिए बोलें कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिलेवेंट टू द एमपीपीएससी है, यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर है, साथ में फुल लेंथ टेस्ट है और बात करें तो सी सेट की प्रैक्टिस के लिए भी यहां पर टेस्ट है, ठीक है ना। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखेंगे राव अकेडमी भोपाल में बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन चल रही है राव अकेडमी में वो ये है, राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो इस बार कोड का उपयोग करना है या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको राव अकेडमी सर्च करना है और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, लाइक जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी हमारे पीडीएफ नोट्स होंगे, करंट इवेंट का जो भी डिस्कशन होगा, वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पर होने वाला है, ठीक है ना। तो खुद भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और साथ में दोस्तों को प्रमोट भी करना है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है, तो इनसे भी जुड़ करके आप जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब और टेलीग्राम। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, अब हो सकता है अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको राव अकेडमी भोपाल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, वहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो पुरानी वीडियोस, राव अकेडमी भोपाल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर जाना है और पुरानी वीडियोस को जरूर देखना है, ठीक है ना। और टेलीग्राम तो ये है, ये जो क्लास की हमारी पीडीएफ नोट्स है ना वो आपको कहां पर मिलेगी, वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनकी बात करेंगे तो यहां पर भी आप राव अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बहुत से अच्छे सवाल यहां पर हमने किए हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।